हाँ जी, गुड डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा। हम 13.2 एक्सरसाइज को के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल हमने इसके डिटेल्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिस्कस की थी कल की वीडियो में, और आज हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो कल हमने कुछ डिस्कस किया था इसमें कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स ए एंड बी एंड दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये दोनों independent events हैं, then required condition for that is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. This is required condition for two independent events. और उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिस्कस किए थे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में था कि probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B when event A already occurred. This is our multiplication theorem for two sets, and this is condition for independent events, for two independent events. हमारे लिए कंडीशन ये होती थी, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होंगे तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो इट्स लाइक दिस, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारी ऐसे हो जाती है। आज हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी बुक एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखें ताकि क्वेश्चंस को देखने में इजी हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। इट इज गिवन टू अस प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/5, A and B are two events. Then he said find probability of A intersection B if A and B are independent events. Now here it is given that events are independent. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो दोनों इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो हमें पता है हम वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो हमने कल प्रूव किया था। तो जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट, तो देयरफॉर probability of A intersection B that must be equal to probability of A into probability of B. और बेटा probability of A तुम्हारा 3/5, this is 1/5, that's why answer becomes 3/25। कुछ नहीं करना हमें, बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब आप इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं तो वो क्वेश्चन भी सेम है। आप देखिए बुक में लिखा हुआ है लेट E and F are B events with probability of E 3/5, probability of F 3/10। देन उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है। पूछता है कि आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, ये भी साथ ही लेते हैं, एक जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस वन इज 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो he said R, E and F, question is R, E and F independent, this is question कि क्या ये दोनों independent event हैं? तो अगर ये दोनों independent event होंगे तो it means they will satisfy this condition if they are independent. If they are not, then they will not satisfy this condition. So for this we need to find left hand side and then right hand side. अगर दोनों equal आ जाएंगे तो independent कहेंगे, नहीं तो equal, नहीं तो independent नहीं है। तो सॉल्यूशन में उससे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो दिस इज 3/5 इंटू 3/10। तो दिस इज 9 डिवाइड बाय 50, इट इज नंबर 1। यू कैन राइट इट लाइक दिस, लिखने में बड़ी गड़बड़ होती है। एंड इट इज गिवन टू अस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दिस इज 1/5, यू कैन कॉल इट नंबर 2। एंड देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन we get that probability of E intersection F that is not equal to probability of E into probability of F। इक्वल नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो therefore E and F are not independent। इंडिपेंडेंट कुछ उसमें है नहीं है तो लिखेंगे not independent, या फिर आप लिख सकते हो E and F are dependent। तो ये तो बड़े सिंपल से पॉइंट आ जाते हैं इसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है, हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड तो कल डिस्कस किया था पहले कल की वीडियो में लेक्चर में। तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 cars are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cars. So this point is very very important that drawn is without replacement. Suppose this is a packet of 52 cars, यहाँ पे 52 cars हैं और इनमें से 2 कार निकाले जाते हैं, एक पहले निकाल लिया, एक उसके बाद निकाल लिया। And these 2 cars are drawn out without replacement, बगैर replacement के। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक हों? तो बेटे आप लिख लो, लेट ए लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। ए इज इवेंट फॉर फर्स्ट ब्लैक कार्ड एंड बी इज इवेंट फॉर सेकंड ब्लैक कार्ड एंड ही इज आस्किंग फॉर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक व्हाइल द कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें पहला कार्ड भी ब्लैक लेना है और दूसरा कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके लिए आप अलग से इवेंट को डिफाइन करो। पहले तो लेट ए एंड बी दीज आर इवेंट फॉर गेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ब्लैक कार्ड रिस्पेक्टिवली। So therefore, between probability of A means probability of getting first red card. So बेटा first red card, how many red? Sorry, black card. Probability of getting first black card. How many black cards are there? 52 कार्ड हैं तो हमें पता है 26 ब्लैक होते हैं और 26 इसमें रेड कार्ड होते हैं। We need to find out drawn out black card. तो probability of getting black card that is 26 upon 50. And then probability of getting second black card when first black card already drawn out. देखो ध्यान से, जब आप सेकंड ब्लैक कार्ड निकाल रहे हो तो दिस इज गिवन टू अस कि फर्स्ट ब्लैक कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन आउट एंड कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, क्योंकि केस हमें दिया हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो जब एक ब्लैक कार्ड पहले निकल चुका है उसको बाहर ही रख दिया, मींस टोटल नंबर ऑफ कार्ड 51, टोटल 51 कार्ड बचे बेटा, और उसमें से ब्लैक कार्ड बाहर निकला है तो ब्लैक कार्ड 25 रह जाते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड 51। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्ड बाहर पड़ा हुआ है और वो भी ब्लैक कार्ड बाहर है, तो इसलिए नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 25 रह जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 51। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड, दोनों ब्लैक कार्ड होने चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी, या तुम चाहो तो इसको सिंपली मैंने कहा था कल ए इंटरसेक्शन बी की बजाय कैसे ए बी भी लिख सकते हो। और इसमें क्या रूल होता है बच्चे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 26/52 एंड दिस इज 25/51। सॉल्व कर लो एंड यू गेट द आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। He said a fair coin and an unbiased dice are tossed. क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखता है एक फेयर डाई, तो आप जानते होंगे दैट इज जस्ट लाइक लूडो, जैसे बच्चे खेलते हैं छोटे बच्चे, इट्स लाइक दिस। उसके टोटल 6 फेसेस होते हैं, एक फेस पे कुछ नंबर लिखा है 1 2 3 4। ए फेयर, क्वेश्चन नंबर 4 में this one is question number, a fair coin and an unbiased dice are tossed. एक fair coin, ये एक coin है मुझे जिसके ऊपर 2 फेस होते हैं, एक पे हेड होता है एक पे टेल होता है। तो इसके 6 के 6 फेस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, इसके ऊपर हेड या टेल लिखा होता है coin। दोनों टॉस किए गए, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द coin, हेड आ जाए coin के ऊपर, and B be the event that 3 on the die. तो check whether E and F are independent events or not. तो पहले बार तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा थ्रो करोगे, आपने दोनों को इकट्ठा थ्रो कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सैंपल स्पेस। आप देखिए आपने हाथ में कॉइन और डाई दोनों को रखा और दोनों को थ्रो किया, तो व्हाट आर पॉसिबल केसेस आर देयर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। तो बेटा कॉइन में H आ जाए, तो जब कॉइन पे H आएगा तो डाई में कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। सिमिलरली अगर कॉइन पे टेल आ जाए तो फिर से डाई पे कोई नंबर आ सकता है T3 T4 T5 एंड दिस इज T6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 12, नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस इज 12, टोटल 12 आउटकम्स आ जाए।
अब वो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इवेंट्स देखिए क्या कहता है, A be the event head appear on the coin. This is for event that head appears on the coin. On coin, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखिए, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, फर्स्ट पहले 6 के 6 प्लेस आ जाएंगे, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। फिर दूसरा इवेंट मतलब बी है, तो बी में लिखते हैं इवेंट बी इज देयर, वो कहता है 3 ऑन द डाई, दिस इज इवेंट दैट दिस नंबर 3 इज ऑन डाई, डाई के ऊपर 3 आना चाहिए। तो आप बी को क्लोज टू फॉर्म में लिख दीजिए, तो डाई के ऊपर 3 आना चाहिए। तो दिस आर 2 केसेस, H3 एंड T3, ये दो ही केसेस आ रहे हैं। तो ही सेड आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, ये पूछ रहे हो चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट, कि बताओ ये ए और बी दो इवेंट्स हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं? एक इवेंट ए दूसरा बी क्या है इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें पता है वो बात, हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं देन देयर रिजल्ट इज रिक्वायर्ड कंडीशन इज probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. This is required condition for independent events. तो हमें यहाँ पे A और B इवेंट्स दे रखे हैं, पहले हम इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B, A और B में क्या कॉमन है बेटा? H3, this only element is common, H3, एक ही कॉमन आता है। तो now number of element in event A, this is 6, number of element in event B, this is 2, and number of element in A intersection B, that is 1. So now we need to find left hand side for this, so therefore probability of A intersection B, that is number of element in A intersection B upon number of element in sample space, so this is 1 upon 12. You can call it number 1. This is left hand side for your required condition, 1/12 वाला है। अब राइट हैंड साइड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। तो now probability of A, this is number of element in A divided by number of element in sample space, और A में हमारे पास एलिमेंट है 6, तो 6 upon 12, this is 1/12, no sorry 1/2, and probability of B, this is number of element in event B divided by number of element in sample space। तो B में हमारे पास दो एलिमेंट हैं सैंपल में, जैसे 1/6 आ रही है। तो therefore probability of A into probability of B, that is 1/2 into 1/6, 1/12 आती है। और चेक करिए नंबर 1 और नंबर 2 से, आप यहाँ मेंशन करेंगे बात ना, from equation first and equation 2, probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B equal आ रहा है, you have to write therefore A and B are independent events। आपको ऐसे डिफाइन करना होगा क्वेश्चन में, इसमें कोई शॉर्ट कट नहीं लगाना। हम सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें हर एक स्टेप को लिखना होता है। कई बच्चे इसमें बहुत शॉर्ट कट लगा देते हैं, वो फिर उनके नंबर कटते हैं, फिर वो परेशान होते हैं। इसलिए आपको शॉर्टकट की तरफ कभी नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, 6 हमने कर लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए बच्चे। He said given that events A and B are such that probability of A given, probability of A union B given, probability of B लिखा हुआ है, तो फाइंड B। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, he said probability of A and B are two events such that probability of A 1/2, probability of A union B, that is 3/5, and probability of B के इक्वल है, स्मॉल b लिखा हुआ है उसको। तो ही सेड फाइंड B, यहाँ से हमें B की वैल्यू निकालने बेटा, probability of B निकालना है, मतलब B की वैल्यू निकालनी है। इफ नंबर 1 केस में, इफ पॉइंट पहला केस दे रखा है, if A and B are independent, sorry, are mutually exclusive, A and B are mutually exclusive, तो
क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस बी दे रखा है। तो आप पहले ये समझिए व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस कि दो ऐसे इवेंट विच डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इट मींस अगर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो दैट इज एम्प्टी। इट मींस उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है तो 0, एंड इट मींस देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको समझ आना चाहिए क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेटेड विद एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट्स means they do not have any common element, that means mutually exclusive. While independent means event A and B do not affect probability of each other, so that means independent events. Independent events है that related with their probabilities, not with element, while mutually exclusiveness that related with their elements, वो उनके elements से related है, not with their probability. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आएगा बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप बेटा देयरफॉर यूजिंग 11th क्लास की थ्योरम लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम ये थ्योरम लगा देंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी के इक्वल है। अब ये 0 हो जाएगा बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पी की वैल्यू आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं, 3/5 माइनस 1/2, दिस इज 10 LCM, 5 into 2 6 minus 5, so this is 1/2. Now second option, सेकंड में लिखते हैं A and B are independent। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझाया आपको, अब हम इंडिपेंडेंट का मतलब समझें तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन फिर से हम यही थ्योरम यूज करते हैं, अगेन यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो हमने यहाँ पे थ्योरम यूज की थी 11th क्लास की, वही हम थ्योरम यहाँ यूज करते हैं। बट एक बार फिर से लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, तो यू कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो उसको जीरो लिख दिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में लिख दिया। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दो जैसा आप सब किया है। A यूनियन B दिस इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिस इज P एंड अगेन 1/2 इनटू P। ये आ गया। अब यहाँ से P निकालो, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू P में से 1/2 घटाओगे तो P/2 और बेटा यहाँ से फिर P/2 इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2 वही 1/10 आ जाता है। तो P की वैल्यू 2/10 मतलब दिस इज 1/5, ये आंसर आ जाता है। तो हमें समझना होगा व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें दोनों चीजें उसमें साथ साथ देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई होप यू कैन डू इट। A and B, let A and B be independent events, probability of A, probability of B given है, तो you have to find all these things। तो I hope you can do it। इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसकी जगह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 9, A and B be two events with probability of A 1/4, B 1/4, A intersection, then find probability of not A and not B। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी, मैं फिर बता रहा हूँ आज अभी भी, कि हमें जब पता होता है कि A and B are independent, दिस इज कंडीशन व्हेन A and B are independent, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो ये रूल होता है। इफ A and B are independent,
अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कल इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ बात, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो देन नंबर वन इफ लेके चला हूँ बेटा, इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इंडिपेंडेंट है देन नंबर वन ए के साथ अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी ले लोगे, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि कहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाता है, अब ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर टू, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मींस दैट मींस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अगर आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये सारे भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज एक दूसरी बात, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा नॉट ए, आपको पता होगा 11th क्लास में सेट से भी पढ़ते थे। तो प्रोबेबिलिटी जब भी कभी आप ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे निकालते हैं। और ये हमें 10th क्लास से पता है कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम ए बार से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तरह से लिखते हैं। तो नाउ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th क्वेश्चन बेटा, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट probability of A 1/4, probability of B that is 1/2 and probability of A intersection B, probability of A intersection B, this is 1/A, ये बड़ा इक्वल है। तो state whether A, sorry, find probability of not A and not B। तो मेरी बात जरा सुनिए ध्यान से, उसने बोला है find probability of not A and नॉट बी, तो ये 11th क्लास में समझा दिया जाता है, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। दिस टॉकिंग अबाउट दिस वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस वर्डिंग को आप ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में बदल सकते हो। एंड नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, आई होप तुम्हें याद होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ। दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं। पहला है ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें हम, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें इंटरसेक्शन, तो देन इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, साइन चेंज हो जाता है। तो मुझे इसमें दूसरे की राइट हैंड साइड नजर आ रही है, एक सॉरी पहले की राइट साइड नजर आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और बेटा इसको अब ये वाला यूज करो कि किसी भी इवेंट की नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दैट इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो देयरफॉर दिस रिजल्ट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। देन इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो आप जो आपको दिया है उससे निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन पहले मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ही निकाल के दिखा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन शुरू करें। तो जो आपकी 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन ए। तो बेटा ए कैल्शियम और 4 into 2 माइनस प्लस 4 और माइनस 1, तो 6 minus 1, दिस इज 5 अपॉन 8। तो आप यहाँ पे 1 minus 5 upon 8, तो दिस वैल्यू इज 3 upon 8। तो इंटेलिजेंस इज व्हाट, यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये तो सिंपल आपका 11th क्लास का उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया इस बीच में। तो आपको कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं। देन क्वेश्चन 10th इज
Event A and B are such that, question number 10 बेटा, probability of A, probability of given है, probability of not A or not B 1/4 है. State whether A and B are independent or not. तो आपको फिर से इंडिपेंडेंट की कंडीशन चेक करनी है, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप उसको चेक करिए कि किस तरह से इंडिपेंडेंट होने का मतलब होगा या नहीं होगा. अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ऊपर वाले को तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. So let's do this question also. So 10th question है बेटे, probability of A 1/2, probability of B, this is 7/12, and probability of not A or not B, उसने ऐसे लिखा है, not A, he said like this, not A or not B, that is equal to 1/4. तो आप बताइए स्टेट वेदर A and B are independent. क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उसको मल्टीप्लाई करके राइट साइड बन जाएगा और फिर हमें लेफ्ट साइड निकालना है. इफ दे इक्वल देन दे आर इंडिपेंडेंट, इफ नॉट इक्वल नॉट इंडिपेंडेंट. दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन. तो पहले हमें जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ा सा इसको चेक करिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको थोड़ा दोबारा लिखूं मैं. दिस इज नॉट ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. और मींस यूनियन, पिछले क्वेश्चन में एंड था, दैट मींस इंटरसेक्शन. यहाँ पे और है तो यूनियन. Not B equal to 1/4. So this is probability of A. ये फिर से डी मॉर्गन लॉ बचे. देखो डी मॉर्गन लॉ में जो सेकंड की राइट हैंड साइड है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, उससे लेफ्ट ले आओ. तो दिस इज A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट 1/4. एंड फिर से कॉम्प्लीमेंट है probability of A कॉम्प्लीमेंट, देन इट इज 1 माइनस probability of A. इस तरह का चार्ट आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए, तभी आप सही से समझ पाएंगे चीज़ों को. जो भी टॉपिक चल रहा है उससे उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ लिख लें. तो ये दिस पार्ट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4. तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4. नंबर 1 स्टार लिख दो, कुछ भी लिख दो. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड फॉर दिस कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ राइट हैंड साइड के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस इज 1/2 इनटू 7/12, 7/24. दिस इज फॉर द स्टार. अब आप स्टार और डबल स्टार को चेक कर लो. देन फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. And therefore events A and B are not independent. या तो ऐसे लिख दो not independent, या तो लिख दो they are dependent. एक ही बात हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेम है बेटा, उसमें आप कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपसे. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिस इज गुड क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन को देखते हैं. 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ उसमें, और उससे चेक करते हैं आगे चलकर. 13 में कह रहे हैं 2 balls. थोड़ा सा अब हम इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंट इवेंट्स को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे. तो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट आ जाता है, यानी कि एक बॉल निकालेंगे और फिर उसको देख के वापस रख देंगे. फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स. तो बेटा एक बॉक्स है, उसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं. उसमें से तुमने बॉल्स निकाली है. 2 balls are drawn at random with replacement from a box. Find probability both are balls are red. ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल वैसे ही है. तुमने इसमें से 2 बॉल निकाली है, एक पहले निकाली है फिर दूसरी बार निकाली. तो 2 बॉल निकाली बट विद रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज द केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट. जब आप रिप्लेस कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हमेशा सेम रह जाएंगे. तो पहले क्वेश्चन में he said what is probability that both are red. दूसरे में पूछता है फर्स्ट बॉल ब्लैक सेकंड रेड, और तीसरे में पूछता है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. एक ब्लैक होनी चाहिए दूसरी रेड होनी चाहिए. वन ऑफ देम मतलब कोई सी भी ब्लैक हो जाए कोई सी भी रेड हो जाए. तो आप इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे बेटा? जैसे पहले में बोल रहे हैं दोनों रेड होने चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट वाली वो भी रेड हो तो दूसरे वाली वो भी रेड. तो दैट A और B इवेंट बना लो. जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारी बातें लिखना. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक 10 है
और 8 रेड बॉल है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एंड नंबर ऑफ रेड बॉल वो 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 18 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल दैट इज 10 plus 8 which is equal to 18 हो गई। Now let A be the event, A and B, these are events for getting first red and ये पहला केस ले लेते हैं बेटा, फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड, बोथ रेड का मतलब एंड सेकंड भी कैसी बॉल आए, रेड बॉल। यहाँ पे दोनों को वो रेड बॉल चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो आप जो लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट ए ऑलरेडी, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है, कभी इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो डजंट मैटर। तो यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड बॉल, पहली रेड बॉल लिख ले, तो 8 टोटल रेड बॉल है डिवाइड बाय 18, नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल इन। अब जरा दूसरा पॉइंट समझिए, अब पहली बॉल रेड निकली थी बट केस इज विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बॉल का कलर चेक किया और उसको वापस बैग में रख दिया, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ बॉल फिर से 18 हो जाएंगी, और जो रेड बॉल थी जो एक बार निकली थी इसमें 7 रह गई थी, लेकिन उसको वापस रख दिया तो वापस 8 बॉल हो जाएंगे, तो 8/18 यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना, बिकॉज केस इज ऑफ विद रिप्लेसमेंट। आपको भी याद रहेगा अगर ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट का होता तो यहाँ 8/18 की जगह 7/17 आता, 7/17 आता, क्योंकि उस केस में जो रेड बॉल पहले ड्रॉ में निकली उसको बाहर रख देते तो रेड बॉल एक कम हो जाती और टोटल नंबर ऑफ बॉल भी कम हो जाती, इन दैट केस इट विल बी 7/17। बस यही फर्क है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ बॉल सेम है एंड यू कैन सॉल्व इट, यू कैन कर सकते हैं आप इसको क्वेश्चन को। दूसरे में बोल रहे हैं कि फर्स्ट रेड हो जाए, पहले ब्लैक हो दूसरी रेड हो, तो बेटा यहीं पे कर देंगे हम, फर्स्ट रेड हो जाए और सेकंड ब्लैक, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को नंबर 2 दे दो, ए एंड बी और गेटिंग फर्स्ट रेड और सेकंड को ब्लैक कह देता हूँ, सेकंड ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन क्वेश्चन इज सेम, तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भाई 8/18 हो जाएगी, लेकिन जो सेकंड बॉल है वो ब्लैक आनी चाहिए, तो अब देखिए जरा टोटल नंबर ऑफ बॉल, क्योंकि पहले रेड बॉल निकली वो वापस रख दी हमने, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 18, और अब की बार ब्लैक बॉल में इंटरेस्टेड है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो 10 है, तो यहाँ 8 के बजाय कितना हो जाएगा 10, दैट्स ऑल। तो लाइक दिस, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखिए बेटा एक बार, एंड यू मस्ट राइट दिस रिजल्ट्स आल्सो, ये आपकी एलिमेंट्स बुक में, आर.डी. शर्मा बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी सी देखनी है तो किसी भी आप दूसरी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के जैसे कम से कम भी 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर आप दूसरी बुक्स को फॉलो करते हो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। जैसे दो स्टूडेंट हैं, मैंने एक प्रॉब्लम दोनों बच्चों को दे दी सोल्व करने के लिए, तो पहला बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व करे इसके चांस 1/2, दूसरा बच्चा उसको सोल्व करे इसके चांस 1/3। इंडिपेंडेंटली मीन्स दे आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ ईच अदर, उनको अलग अलग बिठा रखा है, तो दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए और दो बी स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सोल्व द प्रॉब्लम 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सोल्व द प्रॉब्लम दिस इज 1/3। तो बेटा जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी और आपके चांस है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के 1/2, तो व्हाट आर द चांस दैट यू विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, you will not solve the problem, means problem will not be solved by you, so that is a bar, this is 1 minus probability of a, so 1 minus 1/2, that is also 1/2. So problem is not solved by second student B naught, that is also like this, 1 minus 1/3, this is 2/, ऐसे। तो हमने दोनों बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करने की दे रखी थी, नॉट सोल्व करने की हमने निकाल ली। तो व्हाट द क्वेश्चन इज, if both try to solve the problem independently they are working independently, independent events हैं, तो find the probability, problem is solved। so now दोनों को independently solve करने को दे दे बेटा, तो question is then find the probability that problem is to be solved, problem
इज टू बी सोल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब आप मुझे देखिए, सपोज करो मेरी जगह आप टीचर हैं और आपने दो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के दे दिए जिनके चांसेस सॉल्व करने के 1/2 और 1/3 हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चे वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपके टेबल पे आ जाए। इट डजंट मैटर वो ए ने सॉल्व की है, बी ने नहीं की है, या बी ने की है, ए ने नहीं की है, या फिर दोनों ने सॉल्व कर दिया। हमारा तो मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन 3 डिफरेंट केसेस, 3 केसेस बनेंगे। नंबर 1 केस कि ए सॉल्व कर दे और बी सॉल्व ना करे। ए स्टूडेंट ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम और बी ने सॉल्व नहीं की, तब भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई ना टीचर के लिए। तो वी कैन राइट लाइक दिस बेटा, प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व्ड दैट विल बी पॉसिबल इन 3 केसेस। ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आफ्टरवर्ड एंड बी विल नॉट। ए सॉल्व कर दे और बी सॉल्व ना कर दे, और या तो ये केस, और दूसरा क्या हो सकता है, ए सॉल्व ना करे एंड बी कर दे सॉल्व, तब भी टीचर के पास तो सॉल्व होके आ जाएगी। तीसरा केस हो सकता है बेटा दोनों बच्चे सॉल्व कर दें, ए भी सॉल्व कर दे और बी भी सॉल्व कर दे। प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए एंड बी, दोनों बच्चे सॉल्व कर दें, तब भी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन एनी ऑफ द 3 वेज, किसी भी वे से। और का मतलब आइदर फर्स्ट केस और सेकंड केस और थर्ड केस, बट नॉट ऑल द 3 केस एट द सेम टाइम, नॉट ऑल द 3 केस एट द सेम टाइम। इनमें से कोई एक केस ही एट ए टाइम होगा। तो अब हम इसको बेटा इंटरसेक्शन मैंने बोला है बेबी, इंटरसेक्शन को हम हटा के सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ए बी नॉट, और का मतलब और ही रहने दो अभी, ए नॉट बी और ए बी। तो बेटा इसको आप इस तरह, और का मतलब प्लस होता है ए बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ए सॉल्व कर दे बी ना करे, या फिर ए ना करे बी कर दे, या फिर दोनों सॉल्व कर दे। इन ऑल द केसेस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व। और नाउ अब मैंने बताया फिर से कि ए और बी दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इट मींस इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो इनका यूज यहाँ पे हो रहा है। देखो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ए एंड बी इंडिपेंडेंट थे तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। समझिए इस बात, ए और बी इंडिपेंडेंट थे तो इसलिए ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा। और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जरा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट थे तो ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख के दिखा दिया। तो बेटा ऐसे दूसरे वाला भी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे तीसरा भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनकी वैल्यूज आपके पास पहले से पड़ी हुई है, वो हमने ए की दे रखी थी, ए नोट की निकाली, बी की दी हुई थी, बी नोट की निकाली। वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, बी नॉट दैट इज 2/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 एंड दिस इज व्हाट 1/2। सॉल्व इट। 6 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 2 + 1 + 1 4/6, आंसर आ रहा है 2/2। दैट्स द फर्स्ट केस। दूसरा केस सुनिए जैसे क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट। इसमें उन्होंने सेकंड दिए हैं, 2 केस दिए हैं, आप 10 केस बना सकते हो। दूसरे में कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि दोनों में से सिर्फ एक बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए। तो अगर इसी क्वेश्चन में आऊँ तो इसी में से मैं ठीक कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे कुछ होगा, नाउ प्रॉब्लम सेकंड पार्ट इसी को कर दो, प्रॉब्लम इज टू बी सोल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। तो एग्जैक्टली वन में बेटा पहले 2 केस बनेंगे, ए सोल्व कर दे तो बी ना करे, या फिर ए ना करे तो बी कर दे। तो ये वाला केस हट जाए, देखो जरा ध्यान से, ये लास्ट वाला केस हटा देंगे हमारे पास। दैट्स ऑल, बस इतना सा केस रह जाएगा, ये केस रह जाएगा। भाई दोनों में से कोई एक सोल्व करे, या तो ए कर दे या फिर बी कर दे। ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और फिर ए नहीं करेगा तो बी करेगा। तो फिर इनको हम सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट दिस। तो आपके पास 2 ही केस आते हैं, एलसीएम फिर से 6 आ जाएगा, तो दिस इज 2 + 1 3/6 एंड आंसर इज व्हाट 1/2। यहाँ पे आंसर हमारा 1/2 आ जाता है। इट्स लाइक दिस।
ऐसी और भी कुछ बोल देते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, जैसे मैं थर्ड केस बना लेता हूँ, अपनी तरफ से बना लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, भाई सॉल्व हो ही ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही ना, इसका मतलब ए से भी ना हो और बी से भी ना तो ए सॉल्व करे ना बी सॉल्व करे, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तीसरे वाला केस लग जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो ए नॉट 1/2 एंड दिस इज 2/3, तो दिस वैल्यू इज 2/6 या 1/3 लिख सकते हो, तो 1/3 is the probability that problem is not to be solved, problem solve ना हो। ऐसे कुछ और क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, 15 क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, और इसके अब 18 क्वेश्चन है, 16 तक तो हैं और 17 और 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर सकते हैं, कर दिए मैंने। यू डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी और विद दिस सिंपल डायग्राम, जो मैं सिंपल मैं कभी बॉक्स बना रहा हूँ तो उसमें बॉल दिखा दी, अब उनसे हमें आइडिया मिल जाएगा, जब भी आप इसको दोबारा रिवीजन करेंगे आपकी फेयर कॉपी को देख के, तो आपको जल्दी रिमाइंड हो जाएगा, रिकैप जल्दी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और ये इस तरह के रिजल्ट अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखें, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो जरूर लिखेंगे, इनके बगैर हमारा नॉलेज फिर अधूरा रहता है। ओके, गुड डे, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, गुड डे।